प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब इनकलाब फ़्रांस का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की नवी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 81 से लेकर सफ़ा नंबर 90 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की नवी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये तो सिर्फ एक वाक़या था। पूरे फ्रांस में हर जगह पर आवाम को तोप से उड़ाने की धमकी देकर रोका नहीं जा सकता था। इस वाक़ये के बाद तो फ्रांसीसी अवाम में ये भी मशहूर हो गया था कि हुकूमत ने जेलों में सिर्फ मासूम और बेगुनाह लोगों को कैद करके रखा हुआ है। तो फिर फ्रांसीसी अवाम की तरफ से टैक्स बंदिश मुहिम की कामयाबी के बाद अब जेलें टूटने की बारी आ गई थी। फिर इन जेलों के टूटने से बहुत से बेगुनाह कैदियों के साथ साथ गुनाहगार कैदी भी अपनी कैद की ज़िंदगी से आज़ाद होकर जेलों से बाहर आ गए। फ्रांस में इतना कुछ हो रहा था और इस सब को रोकने के लिए एक ताकतवर हुक्मरान और रहनुमा की ज़रूरत थी, और जिससे डर कर बादशाह लुईस 16 अक्सर कहा करता था कि काश मैं भी इस्तीफ़ा दे सकता। बादशाह लुईस 16 सख्त और मुश्किल फ़ैसले करने की सलाहियत नहीं रखता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बादशाह लुईस 16 फ्रांस की शाही ब्यूरोक्रेसी और अपने शाही दरबारियों को भी सबक सिखाना चाहता था, और इसीलिए जब फ्रांसीसी अवाम पे दर पे फ्रांस के तमाम इलाकों पर काबिज हो रही थी, तो बादशाह लुईस 16 को कोई ख़ास फिक्र नहीं थी। वैसे भी किसी भी इनकलाब का मसला ये होता है कि जब तक वो महल के दरवाज़ों से ना टकरा जाए, तब तक महल के अंदर मौजूद लोगों को उसकी संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं होता। बादशाह लुईस 16 भी यही समझ रहा था कि फ्रांसीसी अवाम चूँकि भूख से बेताब और निढाल हैं, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा अमीर लोगों पर निकालने दिया जाए, ताकि कुछ अरसे के बाद हालात खुद ब खुद आम हालत की तरफ लौट आएंगे। बादशाह लुईस 16 ने फ्रांस की शाही अफवाज को सख्ती से ये हुक्म जारी करके रखा हुआ था कि इंतहाई ज़रूरत के बग़ैर फ्रांसीसी अवाम पर गोली ना चलाई जाए। इसीलिए तमाम शाही फ़ौजी कमांडर्स भी अपने सिपाहियों को यही हुक्म जारी कर रहे थे। यानी बादशाह लुईस 16 एक तरह से इनकलाब लाने वालों का साथ ही दे रहा था। बादशाह लुईस 16 ये नहीं सोच रहा था कि आने वाले कल को आने वाला ये इनकलाब दर हकीकत किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। इसीलिए बरवक्त सही फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम बादशाह लुईस 16 ने भी इस खूनी इनकलाब का रास्ता रोकने का ये अहम तरीन मौका ज़ाया कर दिया। ये मौका बादशाह लुईस 16 को कैसे मिला, आइए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अप्रैल 1789 में पेरिस की पार्लियामेंट की इमारत में कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ था। मसला ये था कि फ्रांसीसी अवाम कौमी असम्बली के इन इजलासों के बारे में बेहद संजीदा और जज्बाती थी। फ्रांसीसी अवाम पार्लियामेंट के तीसरे हिस्से और फ्रांसीसी अवाम के मुंतखब करदा अवामी असम्बली यानी थर्ड स्टेट के अरकान असम्बली के साथ थी। लेकिन थर्ड स्टेट में चंद ऐसे अरकान भी मुंतखब होकर आ गए थे जो अवाम को भड़काकर अपना मतलब निकालते थे। ये अरकान अपने दुश्मन को अवाम का दुश्मन करार देते थे और सारे फ्रांस में म्यूनिसिपल कमेटियों को अपने खतूत लिखते थे। इन अरकान के तहरीर करदा ये खतूत म्यूनिसिपल कमेटी का कोई एक रुकन चौक में खड़े होकर पढ़कर सुनाता था
اور ہزاروں افراد کا مجمع ان خطوط کو سنتا تھا۔ یعنی ان خطوط کے ذریعے فرانسیسی عوام پارلیمنٹ میں ہونے والی پوری کارروائی سے مکمل طور پر باخبر رہتے تھے۔ اگرچہ اس دور میں بھی اخبارات چھپتے تھے، لیکن زیادہ تر فرانسیسی عوام ان اخباری خبروں کے بجائے ان خطوط پر بھروسہ کرتی تھی۔ اب اگر ان خطوط میں کسی شخص کے متعلق کوئی غلط بات تحریر کر دی جاتی تھی تو عوام اس شخص سے نفرت کرنے لگتی تھی۔ پیرس میں بھی اراکین اسمبلی کے متعلق اسی طرح کی باتیں سر عام کی جاتی تھیں، اور پھر ایک دن ایک رکن اسمبلی کے متعلق ایک ایسی افواہ اڑا دی گئی کہ جیسے سارے پیرس میں آگ لگا دی گئی ہو، اور جس کے بعد فرانس کے اس تاریخی اور خونی انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ اس رکن قومی اسمبلی کا نام جین بیپٹیسٹ ریویلین تھا۔ جین بیپٹیسٹ ریویلین ایک وال پیپر تیار کرنے والے کارخانے کا مالک تھا۔ اس کے کارخانے میں اندازاً 350 کے قریب مزدور کام کرتے تھے۔ جین بیپٹیسٹ ریویلین کاروباری طور پر ایک خوشحال شخص تھا، اور جب وہ میدان سیاست میں آیا تو یہاں پر بھی وہ کامیاب ہو کر رکن اسمبلی منتخب ہو گیا۔ 25 اپریل سن 1788 کو اس کے بارے میں ایک افواہ اڑائی گئی تھی کہ اس نے فرانس کی قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرانسیسی عوام کے خلاف بات کر دی ہے۔ اب وہ بات کیا تھی؟ کیا یہ بات اس نے کی بھی تھی کہ نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جین بیپٹیسٹ ریویلین کے دشمنوں نے بے خبر فرانسیسی عوام کو جین بیپٹیسٹ ریویلین کے بارے میں ایک ایسی کہانی تراش کر سنائی کہ جس نے فرانسیسی عوام کے جذبات کو نہ صرف بھڑکا دیا بلکہ انہیں جین بیپٹیسٹ ریویلین کے خلاف انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ اس تقریر کے مطابق اس نے فرانسیسی عوام کے بارے میں مندرجہ ذیل یہ سب کہا تھا: کوئی بھی مزدور صرف 1500 روزانہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچ اٹھا سکتا ہے، تو اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ افواہ اڑی تو فرانسیسی عوام غصے سے کھول اٹھی اور ہر طرف نعرے لگنے لگے کہ ریویلین فرانسیسی عوام کا غدار ہے، اسے قتل کر کے اس کی ساری جائیداد کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی۔ جین بیپٹیسٹ ریویلین تو اپنے کارخانے کے سب سے کم اجرت پانے والے مزدوروں کو بھی روزانہ کے حساب سے کم از کم 2500 کی اجرت دیا کرتا تھا، بلکہ اس کے دور میں تو جب فرانس کے سب دولت مند صنعت کار اپنے کارخانے بند کر رہے تھے تو تب بھی جین بیپٹیسٹ ریویلین نے اپنے مزدوروں کی بے روزگاری کا خیال کرتے ہوئے اپنا کارخانہ بند نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کسی مزدور کو برطرف کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کسی مزدور کی تنخواہ میں کوئی کمی کی تھی۔ لیکن فرانسیسی عوام اس افواہ پر یقین کر کے غصے سے پاگل ہو گئی تھی، اور وہ ہر قیمت پر جین بیپٹیسٹ ریویلین کو قتل کر دینا چاہتی تھی۔ بالآخر بروز منگل 28 اپریل سن 1789 شراب کے نشے میں بدمست فرانسیسی عوام کا ایک بہت بڑا گروہ، جس میں خفیہ طور پر ڈاکو، چور اور لٹیرے بھی شامل ہو گئے تھے، جین بیپٹیسٹ ریویلین کی عالی شان رہائش گاہ جو کہ پیرس کے مضافات میں سینٹ اینٹونیو کے مقام پر واقع تھی کی طرف چل پڑا۔ فرانسیسی عوام لکڑی کے ڈنڈوں، چاقو اور پچ فورک یعنی کھیتوں اور استبلوں میں گھاس کے ڈھیر اٹھانے کا نوکدار کانٹا سے مسلح تھے۔ اس ہجوم کے راستے میں آنے والی تمام دکانیں اور بازار لوٹ مار کے خوف سے دھڑا دھڑ بند کی جا رہی تھی۔ اسی دوران اس ہجوم کو دیکھ کر کسی نے زوردار آواز سے چیخ کر ایک تاریخی جملہ ادا کیا کہ بغاوت ہو گئی ہے، مگر در حقیقت یہ بغاوت نہیں تھی، بلکہ دراصل اس روز سے انقلاب فرانس کا آغاز ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ ہر طرف ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے آج پیرس پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔
जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन ने जब अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से इतने बड़े हुजूम को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो वो खौफ में मुब्तला हो गया। उसने खुद को और अपने बीवी और बच्चों समेत जल्दी से अपने घर के अंदर मौजूद पाए बाग की दीवार फलांगी और फिर वो अपने ख़ानदान के हमरा अपने हंसते बसते घर को यूं ही छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान ये हुजूम जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के घर के सामने पहुंच गया और फिर उस हुजूम ने जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के खूबसूरत घर को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान चंद फसादियों ने जो जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन का एक पुतला भी अपने साथ लेकर आए थे, वो पुतला भी उन्होंने सेंट एंटोनियो के मरकज़ी चौक पर लाकर जला दिया। इसके बाद इन फसादियों ने इस चौक की मरकज़ी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और वहाँ से गुजरने वाली हर बग्घी और मुसाफिर बरदार और माल बरदार घोड़ा गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। इन घोड़ा गाड़ियों से मर्दों और औरतों को उतार लिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि वो ये नारा लगाएं, जागो थर्ड स्टेट जागो। जो ये नारा लगाता उसे छोड़ दिया जाता और जो ज़रा सी भी मज़ाहिमत करता उसकी ठुकाई कर दी जाती। ये हुजूम पादरियों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी कर रहा था। जब भी कोई पादरी इस हुजूम के करीब से गुजरता तो उस पर हूटिंग की जाती। इन फसादियों ने इन पादरियों की तरफ पत्थर भी फेंके और ये हुजूम मुसलसल ये नारे भी लगा रहा था कि आज हम मुत्तहिद हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए। देखने वाले देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है जिसकी शुरुआत एक बेगुनाह के घर की तबाही से होने जा रही है। इनकलाब और फसाद में फ़र्क करने वाली लकीर बहुत ही बारीक सी होती है और आज इस हुजूम ने इस फ़र्क की लकीर को भी मिटा दिया था और इनकलाबी अब फसादी बन गए थे। जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के घर की हिफाजत के लिए फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से 30 मुसल्लह हिफाजती गार्ड्स भी तैनात किए गए थे, लेकिन हज़ारों इंसानों के मजमे के सामने इन 30 मुसल्लह हिफाजती गार्ड्स की क्या अहमियत थी। जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन और उसका ख़ानदान तो ये तबाही देखने से पहले ही अपने घर को छोड़कर फरार हो चुका था, लेकिन अब इतने बड़े मजमे को देखकर उसके 30 मुसल्लह हिफाजती गार्ड्स भी डर और खौफ से अपनी ड्यूटी छोड़कर फरार हो गए थे। इन 30 मुसल्लह हिफाजती सारा कीमती फर्नीचर और सारा कीमती सामान उसके घर के सामने की सड़क पर लाकर फेंक दिया और उसे आग लगा दी। हत्ता कि उसके घर के अंदर पाली हुई मुर्गियां भी जिंदा पकड़कर इस जलती हुई आग में फेंक कर जिंदा जला दी गई। फसादियों ने जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के घर के स्टोर रूम में रखे हुए शराब के सब कनस्तर भी पी लिए और फिर दर्जनों लोग शराब के नशे में मदहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। दूसरे दिन पता चला कि इन शराबियों में से 30 फसादी कसरत शराब नोशी के बायस हलाक होकर मर गए थे। बहरहाल जब फसादी जीन बैप्टिस्ट रेबेलियन के घर की ईंट से ईंट बजा रहे थे तो ऐसे में फ्रांसीसी शाही फौज के 3 दस्ते फसादियों के सर पर आन पहुँचे। इनमें से एक फौजी दस्ता पैदल और चंद घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। इसके पीछे दूसरा दस्ता रॉयल क्रोट्स कैवलरी रेजिमेंट के 100 घुड़सवारों पर मुश्तमिल दस्ता था और इस दस्ते के पीछे स्विस गार्ड्स चले आ रहे थे। फ्रांसीसी फौज ने फसादियों के गिर्द अब अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया था। फसादियों ने जब फौज को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घबराए नहीं, जारी है।